अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आइए एक बार फिर से आप सभी का उर्दू की क्लास में स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, आर्यभट्ट और तिरंगना। आर्यभट्ट और तिरंगना, इसको लिखा है माखूज। माखूज क्या है कि इसका कोई स्पेशल मुसन्निफ या लेखक नहीं है। तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे आर्यभट्ट के बारे में कि आर्यभट्ट कौन थे, क्या थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश पटना में। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? पटना में, मगरिब खगोल में हुआ था। कब हुआ था? खगोल एक जगह का नाम है। 476 ईस्वी में। तो आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? 476 ईस्वी में। वफात कब हुई? 564 ईस्वी में। आर्यभट्ट की पैदाइश जो थी वो 476 ईस्वी में हुई। इनकी वफात 564 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी जो पूरी जिंदगी गुजारी, जो जिंदा है वो 88 साल तक जिंदा रहे। हयात जो है वो 88 साल तक जिंदा रहे। तहकीकी कामों के लिए तजुर्बागाह पटना से 30 किलोमीटर, यानी अपनी तहकीकी, आप तो जानते हैं कि आर्यभट्ट जो थे वो एक साइंसदान थे, बहुत बड़े साइंसदान थे। तो इन्होंने अपने तहकीक यानी खोज, रिसर्च, तहकीकी कामों के लिए तजुर्बागाह यानी रिसर्च सेंटर जिसे कहते हैं, उन्होंने अपना रिसर्च सेंटर बनाया जो पटना से 30 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर जुनूब यानी दक्षिण मसूरी के नजदीक तिरंगना। तो ये तिरंगना है कहाँ? पटना से 30 किलोमीटर जुनूब यानी दक्षिण मसूरी के नजदीक तिरंगना है। फिर कह रहा है कि ये इन्होंने अपना एक रिसर्च सेंटर बनाया, कायम किया। तिरंगना में बैठकर ही मशहूर किताब आर्यभट्ट सिद्धांत और अंतर लिखा, यानी ये उसी तिरंगना में बैठ करके ही अपनी एक मशहूर किताब लिखी थी। मशहूर किताब का नाम जो था वो ओरिएंटल है ना, जो आर्य सिद्धांत और अंतर किताब लिखी थी आर्यभट्ट। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानना होगा। तो इतना समझ में आ गया आपको? कह रहा है क्या कि पटना गया रेलवे लाइन में मसूरी स्टेशन का नाम तिरंगना रखा गया, यानी पटना में जो है वो गया रेलवे लाइन के मसूरी स्टेशन का नाम जो था वो तिरंगना रखा गया। पश्चिम में सोन नदी, पुनपुन नदी और पुनपुन नदी के बीच कहाँ रखा गया? पश्चिम में, पश्चिम क्षेत्र में सोन नदी और पुनपुन नदी के बीच में। कह रहा है कि पटना गया रेलवे लाइन मसूरी स्टेशन का नाम तिरंगना रखा गया था और पश्चिम में सोन नदी पुनपुन नदी के बीच में। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे बहुत बड़े साइंसदान थे। फिर वहां कह रहा है कि क्यों वहां उन्होंने, मतलब कि वहीं उसी जगह पर उन्होंने अपना रिसर्च सेंटर, तहकीकी मकाम क्यों बनाया? क्योंकि वहां साल भर आसमान साफ रहता है, यानी उस ऊपर जो था वो बादल उस जगह पर बहुत कम लगता है, बादल के लगने के इम्कान होते ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर ही अपना रिसर्च सेंटर, तहकीकी गाह बनाया। तो वहां क्यों बनाया? क्योंकि आसमान साफ रहता था। देखिए, तिरंगना जो है हिंदी का लफ्ज है। तिरंगना है क्या? हिंदी का लफ्ज है जिसके माने तारों के गिनना होता है। तिरंगना के माने हिंदी का लफ्ज है, इसका मतलब होता है तारों का गिनना। इसलिए उस जगह का नाम तिरंगना रखा गया कि वहां पर बैठ करके जो आर्यभट्ट थे वो तारों की इल्म नुजूम का ज्ञान रखते थे और वो आसमानी हकीकत को बताते थे। तो तिरंगना हिंदी का लफ्ज है जिसके मानी तारों के गिनने होता है, ये समझ गए आप? फिर हम कहते हैं कि वहां पर जो ये हमारे आर्यभट्ट जो थे, साइंसदान जो थे, वो 60 फीट का, कितने फीट का? 60 फीट का एक टीला जो होता है ऊंचे स्थान होते हैं, ऊंचा जगह बनाया जिस पर बैठ कर वो रात को तारों और सैयारों के बारे में तहकीक किया करते थे। यानी वहीं पटना में, मसूरी में जो था वो उन्होंने 60 फीट का एक टीला बनाया जहां बैठ करके वो रिसर्च किया करते थे। किस चीज के बारे में? रात को तारों और सितारों के बारे में और सैयारों के बारे में वो तहकीक किया करते थे कि कैसे क्या होता है। तो कितने फीट का टीला था? 60 फीट का टीला था। वो यहाँ बैठ के काम किया करते थे, रिसर्च किया करते थे। देखिए ये है क्या एक्चुअल में कि हमें बताया जा रहा है इसमें कि सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के बारे में, कि दुनिया की हकीकत क्या होती है। तो अभी हम जानेंगे कि ग्रहण क्या होता है। ठीक है, तो ग्रहण को हम अंग्रेजी में इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, अगर सूरज हो या चांद हो तो उसका अंग्रेजी बदल जाएगा। तो देखिए, किसी भी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को हम क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। किसी भी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाएगा तो ग्रहण कहेंगे। ग्रहण दो प्रकार का होता है, दो तरीके का ग्रहण होता है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। ठीक है, ये होता क्यों है? तो देखिए, चांद जो है वो जमीन का तवाफ का मतलब होता है चक्कर लगाना, और
चांद जो हो गया वो आपका जमीन का तवाफ करेगा और सूरज जो होता है वो चांद जो होगा वो आपका जमीन का तवाफ करेगा और जमीन जो होती है वो सूरज का चक्कर काटती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, दोनों के बीच में दोनों का आ जाना ही ग्रहण कहलाता है। जैसे देखिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये जमीन है, ये चांद है, अब ये आपका सूरज है। तो चांद की रोशनी जो थी वो जमीन पर आने वाली थी। ठीक है, तो यहां पर ये चांद की रोशनी जो है वो सूरज पे पड़ जाएगी तो सूरज की रोशनी ढक जाएगी। तो मतलब क्या है कि किसी एक का रोशनी दूसरे पर पड़ जाना तो पर्दा पड़ जाता है। वो क्या होता है कि दो तरीके का होता है, यानी जज्बी का मतलब थोड़ा सूरज ग्रहण होता है या मुकम्मल यानी पूरा सूरज ग्रहण होता है। जज्बी का क्या मतलब होता है कि ये चांद है, इस पे इसका शैडो पड़ गया, थोड़ा पड़ा तो थोड़ा ग्रहण लगा, थोड़ा सा दिख रहा है। और मुकम्मल यानी पूरी तरीके से पड़ जाने को हम क्या बोलते हैं, मुकम्मल सूरज ग्रहण कहते हैं। तो सूरज ग्रहण कितने तरीके का होता है, मतलब ग्रहण दो तरीके का, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण। इसे हम सूरज ग्रहण को इंग्लिश में सोलर इक्लिप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स। और चांद ग्रहण को हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स सूरज ग्रहण, लूनर इक्लिप्स चांद ग्रहण। तो ये हुआ ग्रहण होता है। ग्रहण का क्या मतलब होता है कि किसी के एक दूसरे पर पर्दा पड़ जाने को हम ग्रहण कहते हैं। अब हम जानेंगे कि सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा। तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण जो है वो 22 जुलाई 2009 को लगा था। यानी 21वीं सदी में सबसे बड़ा सूरज ग्रहण जो लगा था वो कब लगा था, तो 22 जुलाई 2009 को यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा सूरज ग्रहण जो होता है ये 100 सालों में एक बार ही होता है। कितने सालों में, 100 सालों में ऐसा सूरज ग्रहण केवल एक बार होता है। ठीक है, 100 सालों में ऐसा सूरज ग्रहण एक बार होता है। नासा, आपको पता है कि ये रिसर्च सेंटर है एक, नासा के साइंसदान, नासा ये आपका एक रिसर्च सेंटर है। नासा के साइंसदान जे एडरसन, नाम याद रखना, नासा के जो साइंसदान थे उनका क्या नाम था, जे एडरसन। 20 सालों से इसी 21वीं सदी के सूरज ग्रहण पर रिसर्च कर रहे थे, है ना। 20 सालों से इन्होंने इस पर ही रिसर्च किया था और 20 सालों में कई किताबें भी इन पर लिखी उन्होंने। किसने, जे एडरसन ने, जो कि नासा के साइंसदान थे। ठीक है, और रिसर्च के बाद उन्होंने क्या कहा कि इस सूरज ग्रहण को 21वीं सदी के बड़े सूरज ग्रहण को देखने के लिए सबसे अच्छा जगह क्या होगा, तो इसे देखने के लिए मुनासिब जगह तिरंगना होगा। क्या होगा, तिरंगना। तो इसके माने बता चुका, ये हिंदी का लफ्ज है, इसके माने होता है तारों का गिनना। तो उसने क्या किया कि इसी पटना के जो तिरंगना जहां आर्यभट्ट का जन्म हुआ था उसी जगह को इसने मुंतखब किया कि यहीं हम इसको देख सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि 1500 साल कबल आर्यभट्ट के तजुर्बागाह जिंदा हो गए। यानी जहां 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने अपना रिसर्च सेंटर तजुर्बागाह बनाया था, आज वो फिर से 1500 साल एक बार वो फिर से जिंदा हो गए। लोगों को पता चला कि हमारे आर्यभट्ट जिसने जीरो की खोज की थी वो जगह के बारे में पूरे मुल्क के पेपर में, अखबार में छप करके आने लगा कि फलाने जगह। और लोग मतलब हैरत ज़दा हो गए, बहुत सारे लोग। फिर कह रहा मुल्क और गैर मुल्क के साइंसदान जुलाई 2009 को अपने मुल्क, गैर मुल्क के साइंसदान 2009 को बिहार की राजधानी पटना आए। अपने मुल्क, गैर मुल्क, बहुत सारे साइंसदान जो मिलकर के कहाँ आए, हमारे बिहार की राजधानी पटना में। क्यों आए, उसी 21वीं सदी के सूरज ग्रहण को देखने के लिए, जो कि 100 सालों में केवल एक बार होता है। आए अमेरिका, नासा, इसरो जैसे साइंसदान, अमेरिका, नासा, इसरो, ये साइंटिस्ट का एक बड़ा रिसर्च सेंटर है। अमेरिका, नासा, इसरो जैसे साइंसी तहकीकी इदारे से, यानी बड़े बड़े तहकीकी सेंटर से, इदारे से पोलैंड के साइंसदान, पोलैंड के कहते वहां के साइंसदान भी पहुंच गए। बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर है वहां के साइंसदान आए। यहां तक के नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी यहां तक के विदेश दूर की बात है, नैनीताल के इंस्टीट्यूट के साइंसदान भी आए। बहुत गैर मुल्की लोग, अपने मुल्क के तो थे, गैर मुल्की इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर थे वहां के लोग यहाँ आए। और हजारों की तादाद में गैर मुल्की के, और हजारों की तादाद में गैर मुल्की और मुल्की लोग जो थे, अवाम, हजारों की तादाद में गैर मुल्क के आम और खास लोग इंतजार कर रहे थे। यानी रिसर्च सेंटर के लिए जो था वो हमारे यहाँ वो जो रिसर्च सेंटर के बहुत बड़े साइंसदान थे वो लोग तो आए, लेकिन इसको देखने के लिए आम, खास, मुल्की, गैर मुल्की सारे लोग जमा हुए। कहाँ, वही तिरंगना में जमा हुए। किस लिए कि इस 100 साल के बाद जो ऐसा सूरज ग्रहण होता है कि हम देखेंगे कि वो होता कैसा है।
बिहार सरकार ने सारी फैसिलिटी दी वहां रहने के लिए, एक बड़ा रूम सा दिया, बहुत सारी चीजों की फैसिलिटी दी कि हाँ भाई देखा जाए। और खुशी की बात है कि हमारे बिहार को चुना गया, हमारे आर्यभट्ट की रिसर्च की चीजों को वहां पर सरकार ने सब कुछ लगा दिया। अब कह रहा है कि आखिर इंतजार की घड़ी खत्म हुई और वो सुबह 5:29 का समय, यानी सारे लोग थे नंगी आंखों से उस समय देखते, सारे लोग चश्मे रंग बिरंगी चश्मा लगा के इंतजार में थे कि वो वक्त आएगा। और वो वक्त आते आते वो वक्त सामने आया और सुबह 5:29 और 58 का वो लम्हा आ ही गया। तो कितने बजे? 5:29 और 58 का वो लम्हा आ ही गया। इसका लोगों को इंतजार था। और हुआ क्या पता है आपको? ये हुआ कि यहाँ जो इंतजार में मुल्की गैर मुल्की साइंसदान, आम खास अवाम जो भी थे, सब इंतजार में थे कि हम सूरज ग्रहण देखेंगे। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि वहां पर काला बादल छा गया। जैसा कि आपने देखा कि वो तिरंगा जगह है, बादल साफ रहता है, लेकिन अचानक से वहां काला बादल छा जाता है और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। कोई इसे कुछ नहीं देख पाते और वो भी फेल्योर हो जाता है। वो वहां सूरज ग्रहण को लोग वो वहां पर नहीं देख पाता। अचानक से वहां पर काला बादल छा जाता है और सारे लोगों की मेहनत खराब हो जाती है। अब कह रहा है कि वापस देखने के लिए, यानी अब ऐसे जो 21वीं सदी में जो सूरज ग्रहण इतना खतरनाक था, तो ऐसे सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए 123 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। तो सवाल होगा 21वीं सदी के जैसा सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए हमें क्या करना होगा? 123 साल दोबारा इसको देखने के लिए हम कितना इंतजार करना पड़ेगा? 123 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। और वो घड़ी कहा ना खुदाए मिला ना मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के, अल्लाह की ताकत के सामने सब खत्म हो जाता है। तो हमने आपको आर्यभट्ट और तिरंगना ये चैप्टर हमने पढ़ा दिया। इसमें सूरज ग्रहण भी बता दिया। सूरज ग्रहण दो तरीके का होता है, ग्रहण जो होता है वो दो तरीके का होता है। सूरज ग्रहण जिससे सोलर इक्लिप्स, चांद ग्रहण जिसे लूनर इक्लिप्स, इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जज्बी यानी थोड़ा सा पड़ना सूरज ग्रहण, मुकम्मल यानी पूरा पड़ता है। तो जज्बी और पूरा, हल्का और पूरा दोनों होता है। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ था? 22 जुलाई 2009 को। ये कितने सालों में? ये 100 सालों में एक बार होता है। कितने सालों में? 100 सालों में ये एक बार होता है। ऐसा सूरज ग्रहण 100 सालों में एक बार होता है। नासा के साइंसदान क्या थे? जे एडरसन थे, जिसने 20 सालों से इंतजार किया। 1500 साल कबल आर्यभट्ट तिरंगा के माने क्या होता है? हिंदी का लफ्ज तारों की गिनना होता है। अमेरिका, जर्मनी बहुत सारे साइंसदान आए और अब हम जो ऐसा देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 123 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया। आपको सवाल है, जो सवाल में हल कर दो। आपका पहला आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो ये आप खुद से आप कमेंट में बताओगे। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया? आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया? तो ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया। आप खुद से इसका क्लियर करोगे। वैसे तिरंगा में हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से है? गुप्त अहद से। गुप्त का क्या है? ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुप्त वंश चल रहा था, इसीलिए उसे गुप्त कहा गया था। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? पाइथागोरस की। अब सवाल है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में मुख्तसर ताल्लुक किस करें? सूरज ग्रहण क्या है और चांद ग्रहण क्या है? तो ये आप कर लोगे। आर्यभट्ट की जायज पैदाइश और तारीख पर रोशनी डाली। जायज पैदाइश क्या है ये आपको पता है, मैंने पढ़ा दिया है। फिर से वीडियो देख के पढ़ लोगे। तिरंगा में पहल मौके पर 5 जुमला लिखे, तिरंगा के बारे में लिख लोगे। और क्या सूरज ग्रहण को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? फिर आगे है क्या सूरज ग्रहण को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों, आप बता सकते हो। और 2009 जैसे सूरज ग्रहण की अहमियत बयान करें। जो सूरज ग्रहण 2009 में हुई थी उसकी अहमियत क्या है? तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ये आपका अगला चैप्टर, फिर हम मिलते हैं आपको अगले चैप्टर नंबर यानी डिप्टी नजीर अहमद हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू में। तो अब तक के लिए आप पढ़ते रहें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताएं।